आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पीर यानी 11 जनवरी को प्रगति भवन में सुबह 11:30 बजे से रियासती वुज़रा और तमाम अजला के कलेक्टर्स के हमरा एक इजलास मुनक़िद करेंगे। इजलास में महकमे रेवेन्यू, महकमे पंचायत राज, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, महकमे सेहत और तबाबत, महकमे तालीम, महकमे जंगलात और दीगर महकमों के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और दरकार फैसले लिए जाएंगे। इजलास में ज़ेरे इल्तिवा म्यूटेशन, सादा बयानामों की बाकायदगी, ट्रिब्यूनल्स का क़याम, पार्ट बी में शामिल उमूर का हल व नेज़ दीगर मुताल्लिक़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में रेवेन्यू से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को तेज़ी से हल करने के लिए एक्शन प्लान को खतियत दी जाएगी। इजलास में कोरोना वायरस के फैलाव और उस पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुजव्वज़ा इजलास में लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के अमल से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में रियासत के तमाम इलाकों में लोगों में वैक्सीन की तकसीम व नेज़ तरजीह असास पर लोगों को वैक्सीन देने के लिए एक एक्शन प्लान को भी खतियत दी जाएगी। इजलास में रियासत में तालीमी इदारों की कुशादगी से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया जाएगा। किन जमातों के लिए क्लासेस का आगाज़ किया जाना चाहिए, क्लासेस का नज़्म कैसे करें, दूसरी रियासतों में क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है, इस तरह के दीगर उमूर पर इजलास में तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा और मुनासिब फैसले लिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने अजला के कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इजलास में मुकम्मल मालूमात और दरकार डेटा के साथ शिरकत करें। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे को लेकर तजस्सुस में इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दिसंबर के महीने में मुलाजमीन से वादा किया था कि तनख्वाहों में इजाफा, सुबुकदोशी की हद उम्र को खतियत और तरक्की का अमल जनवरी के महीने में मुकम्मल किया जाएगा। इस सिलसिले में 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई थी। वज़ीर आला ने कमेटी को हिदायत दी थी कि PRC रिपोर्ट का 6 और 7 जनवरी को जायज़ा लिया जाए, लेकिन वज़ीर आला की हिदायत को कमेटी ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया। 31 दिसंबर को PRC कमीशन के बिस्वाल ने रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हवाले की थी, लेकिन अब तक उस कवर की सील तक नहीं खोली गई, जिसको लेकर मुलाजिमीन में बेचैनी पाई जा रही है कि PRC का ऐलान कब होगा, कब ये कमेटी जायज़ा लेगी और कब मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन के साथ इजलास करेगी और कब हुकूमत को वो तजावीज़ पेश किए जाएंगे और कब फैसला होगा। सरकारी ज़राए से पता चला है कि पीर के दिन कमेटी का इजलास मुनक़िद हो सकता है और रिपोर्ट का जायज़ा लिया जा सकता है। दूसरी तरफ तमाम महकमे जात में मुलाजमीन की तरक्की का अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की वज़ीर आला ने हिदायत दी है, लेकिन अब तक इस अमल आवरी के गाइडलाइंस ही जारी नहीं किए गए। इसको लेकर भी मुलाजमीन उलझन का शिकार हैं। उम्मीद की जा रही है कि 11 जनवरी को कलेक्टर्स के इजलास में इस सिलसिले में कोई फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल मुलाजिमीन इस उम्मीद पर हैं कि वज़ीर आला अपना वादा पूरा करेंगे या फिर उन्हें यह देखना होगा कि कमेटी के नाम पर फिर से वो टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार करेंगे। वज़ीर पंचायत राज अरब अली दयाकर राव ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के अवाम बीजेपी के झूठे वादों पर भरोसा करते हुए धोखे का शिकार हो गए। GHMC इंतखाबात में कामयाबी पर सैलाब मुतासरीन में 25,000 रुपये की इमदाद फराहम करने और पानी में बह जाने वाली गाड़ियों के बदले में नई गाड़ियां दिलवाने का वादा करते हुए बीजेपी के कायदीन ने वोट हासिल कर लिए और अब कामयाबी के बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ के सहारे से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। GHMC इंतखाबात के नताइज के बाद बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। शहर के मीरपेट में KVNR गार्डन्स में मीरपेट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के डिवीजन में TRS की कामयाबी पर तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दयाकर राव ने बीजेपी कायदीन को चैलेंज किया कि वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर में या भद्रकाली मंदिर में नहीं बल्कि वरंगल कॉरपोरेशन में TRS के साथ खुलेआम मुबाहिस के लिए आएँ। इस मुबाहिस में अवाम के सामने ये पेश किया जाएगा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना की तरक्की के लिए कितने फंड जारी किए और रियासती हुकूमत ने मरकज़ को टैक्स की शक्ल में कितनी रकम अदा की। वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि KCR हुकूमत गुज़िश्ता 6 साल से रियासत में तरक्की और अवामी बहबूद के बड़े पैमाने पर इक़दामात कर रही है, लेकिन मरकज़ की जानिब से कोई फंड्स जारी नहीं हुए।
मिशन भागीरथ प्रोग्राम की वजीर आजम से लेकर नीति आयोग और बेशतर मरकजी वुज़रा ने काफ़ी सताइश की, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया, जबकि नीति आयोग ने 24,000 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश की थी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दिया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना के साथ किए गए वादों को भी मोदी हुकूमत ने पूरा नहीं किया, जिसके मुताबिक वरंगल में रेलवे कोच फैक्ट्री, खम्मम में स्टील फैक्ट्री और गिरिजन यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाना था, लेकिन अब तक उन इदारों का क़याम अमल में नहीं लाया गया। वज़ीर पंचायत राज ने रियासत के बीजेपी कायदीन को मशवरा दिया कि वो मरकज़ पर दबाव डालते हुए मज़कूरा इदारों को कायम करें। ఒకటే మనం అన్నారు ఆ బ్లాక్ మనీ ఎక్కడ పెట్టండి 15 లక్షలు ఒక్కొక్కరి ఖాతాలో వేస్తారని చెప్పాడు. ఆ బ్లాక్ మనీ ఎవరు తిన్నారు? అది మొత్తం బయటికి రావాల్సిన బాధ్యత రాబోయే రోజులు వస్తుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తుంది. మొత్తం ముంచింది, కేంద్ర ప్రభుత్వం ముంచింది. మనం ఒకటే చెప్తున్నారు, రెచ్చగొట్టి ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఎవరండి హైదరాబాద్ లో డెవలప్మెంట్ చేసింది? తెలంగాణ తెచ్చింది. మేమంతా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి మేము కేసీఆర్ విమర్శించుకున్నాం. కానీ ఆయన చేసే పని విధానం, మిషన్ భగీరథ కానీ, కాళేశ్వరం కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, రైతులు ఆదుకున్న తీరు మీరు స్పందించి ఇక మీరు తిట్టుడు తప్పు, ఈ అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకోవాలనే మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేయాలి. यार बीजेपी వాళ్ళకు గెలిచిన వాళ్ళ గెలుస్తారా? వాళ్ళు రెండోసారి బీజేపీ वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने टीआरएस हुकूमत पर बार बार झूठे इल्जाम लगाने पर बीजेपी कायदीन पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कमजोर तबकात की बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद है। वजीर मौसूफ ने जिला रंगारेड्डी के कोकापेट में मुदिराज कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स के लिए संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में रियासती वुज़रा श्रीनिवास यादव, सबीता इंदिरा रेड्डी, गंगुला कमलाकर ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ईटला राजेंद्र ने कहा कि ये इमारत कास्ट भवन नहीं है बल्कि इज्जत नफ्स के लिए है। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद हासिल करने और शहर की तरक्की में नाकाम बीजेपी के कायदीन अपने फ़ायदे के लिए तनकीदें कर रहे हैं। गरीब तबकात की बहबूद के लिए चीफ मिनिस्टर काफ़ी हैं। जिस तरह उन्होंने तेलंगाना रियासत हासिल की थी, उसी तरह केसीआर रियासत के गरीब तबकात के लिए अराजियात और फंड्स फराहम कर रहे हैं। केसीआर हुकूमत मुल्क की वाहिद हुकूमत है जो मुख्तलिफ तबकात की इज्जत नफ्स के लिए महंगी अराजियात दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तकरीबन 40 तबकात को उनके तबकात की इमारतों की तामीर के लिए अराजी अलॉट की है। अवाम की बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत की तरह बहबूदी स्कीमात का किसी भी हुकूमत ने आगाज़ नहीं किया। बाद सियासी जमातों में आदाब नहीं है और उसके कायदीन दूसरे अफराद पर रिमार्क्स करने के दौरान गैर मुनज़्ज़म हो जाते हैं। उनको जल्द ही सबक सिखाया जाएगा। इस मौके पर वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि पेशरफ हुकूमत ने कमज़ोर तबकात को वोट बैंक में तब्दील कर दिया था। रियासती हुकूमत ने रियासत में हर तबके के लिए कम्युनिटी बिल्डिंग्स मंजूर किए हैं। अपने हुकूक और मसाइल के हल के लिए तमाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने निशानदेही की कि रियासती हुकूमत गरीबों की बहबूद के लिए काम कर रही है। वजीर श्रीनिवास यादव ने चीफ मिनिस्टर की सताइश करते हुए कहा कि वो गरीब तबकात की मदद कर रहे हैं। నిర్ణయాలు ఉండాలి, ప్రభుత్వాల మీద ప్రజలకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉండాలి. అలాంటి పథకాలను, అలాంటి నిర్ణయాలను అమలు చేసి కొత్త రాష్ట్రమే అయినా, చిన్న రాష్ట్రమే అయినా దేశానికి ఒక దిక్సూచిలాగా ఉండాలని చెప్పి మొట్టమొదటి సమావేశాల్లోనే నాలాంటి బిడ్డకి ఈ రాష్ట్రానికి తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా చేసి చేయడం జరిగింది. ఆ తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా నేను బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్న సందర్భంలో ఈ బడ్జెట్ పుటలలో ప్రజల జీవితాలుంటాయి, ప్రజల బతుకుంటది, ప్రజల కన్నీళ్లుంటాయి. ఈ డబ్బుకి, ఈ బడ్జెట్కి ఆ కన్నీళ్లకు పరిష్కారం చూపేటువంటి శక్తి ఉండాలి, దిశ ఉండాలని చెప్పి నిర్దేశించిన ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇవాళ చాలా పార్టీలు ఏం చేసిందని చెప్పి
आज टीआरएस कायद व वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने रिश्वतखोरी के इल्जामात पर बीजेपी के रियासती सदर व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय पर शदीद तनकीद की। वजीर मौसूफ ने बीजेपी कायद को चैलेंज किया कि आया बीजेपी जेर क़यादत मरकजी हुकूमत की मदद से वो उन्हें जेल में भेज सकते हैं। खम्मम कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल बैंक की सदी तकरीब, तरक्याती कामों और इंटीग्रेटेड मार्केट यार्ड की इफ्तिताह की तकरीब में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर अजय कुमार ने खिताब करते हुए वुज़रा और हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने की जानबूझकर की जा रही कोशिशों पर बीजेपी कायदीन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि उनका ममता हॉस्पिटल एक तवील अरसे से गरीबों के लिए खिदमात अंजाम दे रहा है। बीजेपी के कायदीन गैर ज़रूरी तौर पर हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 2023 तक इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि वो अब ये देखेंगे कि संजय क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वो शफाफ और रिश्वतखोरी से दूर है। अगर संजय इस बात को साबित कर दे कि वो रिश्वतखोर है तो वो किसी भी कार्रवाई और ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। टीआरएस को टीका देने से मुतालिक बीजेपी कायद के रिमार्क पर अजय कुमार ने कहा कि अवाम बहुत मजबूत है और मुजाहमत की ताकत रखते हैं। दर हकीकत हमने हाल ही में मुनक्किदा जीएचएमसी के इंतखाबात में कुकटपल्ली डिवीजन की 7 नशिस्तों में से 6 पर कामयाबी हासिल करते हुए जाफरानी जमात को टीका दिया है। वज़ीर मौसूफ ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान बाद सयाह आते हैं और चले जाते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं है। हमारी हरीफ बीजेपी नहीं कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम, मजदूरों और किसानों की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। ఇంకా 2 ఏళ్లైనా పూర్తి అవుతుందో కూడా తెలియదు. ఖమ్మాన్ని సుందరంగా తయారు చేసుకుంటా మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు పెద్దవాళ్ళందరికీ దండం పెట్టి స్మార్ట్ సిటీలు ఇస్తా ఉన్నారు, ఖమ్మానికి కూడా స్మార్ట్ సిటీ ఇవ్వండి అని ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలకు దండం పెట్టా. నేను కూడా ఢిల్లీ వెళ్ళి దండం పెట్టి అడిగొచ్చా ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని. కానీ ఖమ్మం మీద మాత్రం మీకు ప్రేమ కనపడలే ఆ రోజున. ఎందుకంటే ఖమ్మంలో మనకేం పుట్టగతులు లేవని అనుకున్నారు ఆ రోజుల్లో. కాబట్టి ఖమ్మానికి ఏమి చేయలే. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఖమ్మం జిల్లాకు కానీ ఖమ్మానికి కానీ ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు కానీ బుడ్డ పైసా కానీ ఇవ్వని ఈ పార్టీలు ఇవాళ వచ్చి మనకు పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ చెప్పుకుంటానికి ఏం లేదు కాబట్టి, నేనే ఇక్కడ శాసనసభ్యుడిని కాబట్టి, ఇక్కడ మంత్రిగా ఉన్నా కాబట్టి బట్ట కాల్చి మొహం మీద వేసి పోతే ఆ తర్వాత దాన్ని వాళ్ళు ఎట్లా దులుపుకుంటారు, లేదా రేపు రాబోయే కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో 4 ఓట్లు 4 సీట్లు సంపాదించుకోవడం కోసం అని చెప్పి వ్యక్తిగత దూషణలు చేసిన వచ్చిన ఆ వ్యక్తికి నేను ఒక 2-3 సమాధానాలు చెప్తా. నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో వ్యాక్సిన్ వేస్తా అన్నావు. బిడ్డ, నీకు నేను కూకట్పల్లిలోనే వేసిన వ్యాక్సిన్. వేసిందా లేదా? జిహెచ్ఎంసీ కూకట్పల్లిలో నా వ్యాక్సిన్ నీకు పడిందా లేదా? 8కి 7 వ్యాక్సిన్ వేసిందా లేదా? పక్కన షేర్లింగంపల్లిలో మన నామా నాగేశ్వరరావు గారు ఇన్ఛార్జ్ వ్యాక్సిన్ వేసిరా? दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 9 करोड़ के पार हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 19,36,632 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,04,50,284 हो गया है, जबकि 1,50,999 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,89,784 हो गई है और 1,565 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 351 नए मामला सामने आए और 2 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 4,756 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना में पीर यानी 11 जनवरी से कोरोना वायरस के वैक्सीन की पहली खेप पहुंच जाएगी। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने संक्रांति त्योहार के बाद 16 जनवरी से कौमी सतह पर कोरोना की टीके अंदाजी का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक मरकजी हुकूमत रियासतों को वैक्सीन रवाना कर रही है। रियासत में पीर से वैक्सीन की आमद का सिलसिला शुरू होगा। पीर और मंगल को रियासत में 6,50,000 वैक्सीन पहुंच जाएंगी। महकमे सेहत के अहदेदारों ने मजीद बताया कि 16 जनवरी को टीका अंदाजी प्रोग्राम के आगाज के मौके पर रियासत के 2 वैक्सीन सेंटर्स पर टीका देने वाले तुलबा और लेने वाले अफराद के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके पर बातचीत करेंगे। पहले दिन रियासत के 139 सेंटर्स पर टीका अंदाजी का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और पहले दिन रियासत भर में 13,900 अफराद को टीके दिए जाएंगे। इस हिसाब से हर एक सेंटर पर 100 अफराद को टीके दिए जाएंगे। हर जिले में 2 या 3 टीके देने के सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जबकि हैदराबाद और रंगारेड्डी के हुदूद में ज़ायद सेंटर्स कायम करने का फैसला किया गया।
टीका अंदाजी के आगाज के मौके पर 45 खानगी दवाखानों में भी इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। बाकी सेंटर्स, गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, गांधी, उस्मानिया और निम्स हॉस्पिटल में 4-4 सेंटर्स कायम किए गए हैं। 17 जनवरी को रियासत भर में पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक्किद होगा। उस दिन रियासत के 49 लाख बच्चों में पोलियो की खुराक दी जाएगी। पल्स पोलियो प्रोग्राम की वजह से कोरोना वैक्सीन के प्रोग्राम में किसी किस्म की दुश्वारियां पेश न आने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। 18 जनवरी को रियासत भर में 1200 सेंटर्स पर कोरोना के टीके दिए जाएंगे। ओहदेदारों ने बताया कि 22 जनवरी तक महकमे सेहत के तमाम अमले को टीके देने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। ओहदेदारों का कहना है कि 16 जनवरी को शुरू होने वाले टीका अंदाजी के प्रोग्राम को 1 हफ्ते के अंदर ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। हफ्ते में 4 दिन टीके दिए जाएंगे, जिनमें पीर, मंगल, जुमेरात और जुमा शामिल हैं, जबकि चारशुमा और हफ्ते के दिन सरकारी दवाखानों में मामूल के जो टीके दिए जाते हैं उनका अमल जारी रहेगा। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की नई शक्ल ने तेलंगाना के किसानों और पोल्ट्री का कारोबार करने वालों को खौफजदा कर दिया है। उनको खदशा है कि इस फ्लू के नतीजे में पोल्ट्री की सनत को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि चिकन और अंडों की कीमतें रोज़ाना गिरती जा रही हैं। तेलंगाना की पोल्ट्री सनत जो कोविड-19 के बहरान से बाहर निकल रही थी, उसको एक और नए चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। इस नए बहरान की वजह से मुर्गियों को पालने वालों की तंजीमों ने इस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद पर जोर दिया कि वो कीमतों में कमी पर सरकारी कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करें। ऐसे कोल्ड स्टोरेज के मराकज़ में किराया कम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामलात का पता चला है। केरल ने पहले ही इस इन्फ्लुएंजा को अलमिया करार दिया है। उसने पोल्ट्री के अंडों और गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी हैदराबाद जोन के सदरनशीन जी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि अंडों और चिकन की कीमतों में कमी तशवीश की बात है। बदनीयती पर मबनी अफवाहों के कोरोना लॉकडाउन के दौरान फैलाए जाने से पहले ही इस सनत पर असर पड़ा और अब एक मरतबा फिर मौजूदा खौफ की वजह से इस कारोबार को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता 2 दिनों से अंडों की फरोख्त में बतदरीज गिरावट पैदा हो गई है। अंडे की कीमत में 60 पैसे तक कमी हुई है। इसी तरह चिकन की कीमत में भी बतदरीज कमी होती जा रही है। ज़राए ने कहा कि ये इंडस्ट्री जल्द ही इस इन्फ्लुएंजा से बाहर निकल पाएगी। ये बहरान आर्जी नौइयत का है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस के मुंतखब नुमाइंदों को नज़रअंदाज करते हुए रियासत में टीआरएस हुकूमत की जानिब से प्रोटोकॉल की मुसलसिल खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने नलगुंडा हल्के के तहत आने वाले हुजूरनगर असेंबली हल्के के मट्टापल्ली ब्रिज के मायने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये पुल सूर्यापेट जिले के मट्टापल्ली गांव से गुंटूर के तनिगेडू गांव को जोड़ता है। इसकी तामीर का आगाज जनवरी 2014 में हुआ था और 50 करोड़ रुपए के सरफे से उसकी तकमील 2018 में हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत ने इस पुल की तामीर के लिए कांग्रेस पार्टी को सहरा देने से बचाने के लिए सड़क नहीं बिछा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुकूमत ने इस ब्रिज का इफ्तिताह किया, ताहम उन्हें मुनासिब दावतनामा तक नहीं दिया गया, हालांकि ये ब्रिज उनके लोकसभा हल्के में आता है। उन्होंने कहा कि वो प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर रियासती हुकूमत के खिलाफ स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत पेशरफ कांग्रेस दौर के कारनामों का झूठा सहरा अपने सर बांधने की आदी हो गई है। चीफ मिनिस्टर सिर्फ संगे बुनियाद रखने और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने में ही दिलचस्पी रखते हैं। हुकूमत झूठे वादे और झूठे दावे करते हुए बच रही है। टीआरएस हुकूमत के झूठे दावों को कांग्रेस पार्टी बेनकाब करेगी और हुक्मरान जमात को सबक सिखाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि बीजेपी एक कारोबारी पार्टी है, इसलिए मईशत कॉर्पोरेट तबके के हाथों में देना चाहती है। इंदिरा भवन में तेलंगाना किसान सेल की जानिब से मरकजी हुकूमत के 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ज़रई शोबे को कॉर्पोरेट्स के हवाले करने की साजिश की जा रही है। मरकज़ और रियासती हुकूमतें इनके दरमियान विफाकी जज्बे को ख़त्म करना चाहती है। फेडरल फ्रंट कायम करने वाले केसीआर दिल्ली के दौरे के वापसी के बाद ख़वानीन की तायद कर रहे हैं। ख़वानीन नहीं बदल सके, लेकिन केसीआर बदल गए। अपने मफाद के लिए उन्होंने किसानों के मसाइल को मोदी हुकूमत के पास गिरवी रख दिया। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से
मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन ने भी खिताब किया। దీంట్లో మరి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళపైన కూడా భారం పడుతుంది అనే ఒక స్వచ్ఛందంగా పనిచేస్తున్న వినియోగదారుల పెట్టబడ్డది. దాంట్లో కూర్చొని చేతులు ఎత్తేసిందో దానికి సంబంధించిన సమాచారం, రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రక్షాళనలో చాలా వ్యక్తులకు బాగా అన్యాయం జరిగింది. అసైన్మెంట్ భూములు పేరుతో వాళ్ళకి మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ, బ్రతికేవాళ్ళు కానీ, లేకపోతే ఇతరత్ర స్వతంత్ర భావాలతో ఉండగలిగేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఎవరు ఈ దేశంలో మిగలరు. అలా మిగలకుండా చేయాలని చేసేటువంటి కుట్రలో భాగమే ఈ వ్యవసాయ రంగాన్ని కూడా సెంట్రలైజ్ చేసి కార్పొరేట్ శక్తులు ధారాదత్తం చేయడం కోసం చేసేటువంటి కుట్రలో భాగమే ఈ మూడు చట్టాలు. ఈ మూడు చట్టాలు ఇలాగే కొనసాగితే వచ్చే ప్రమాదం చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడినటువంటి వక్తలు చాలా బాగా చెప్పారు. నేను కూడా వారితో ఏకీభవిస్తూ కేవలం స్వతంత్ర భావాలతో స్వతంత్రంగా బతకగలిగేటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతం రేపొద్దున బానిసగా బతికేటువంటి పరిస్థితి రావచ్చు. అలా వచ్చిన రోజు మనకున్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యమే పెద్ద పెను ప్రమాదంలో పడేటువంటి పరిస్థితి కూడా రాబోతుంది. సో అంతిమంగా ఈ దేశాన్ని కబలించినటువంటి వ్యాపారం పేరు మీద ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కూడా कांग्रेस पार्टी और किसान कांग्रेस के ओर से यहाँ गांधी भवन में, इंदिरा भवन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें इंडिपेंडेंट एनजीओस, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और किसान कांग्रेस के सारे जिलों से आए हुए प्रेसिडेंट्सों से मीटिंग हुआ, जिसमें हमारा एजेंडा एमएसपी पर, प्रोक्योरमेंट पर, ये मार्केटिंग के 3 इश्यू पर जो है हमने चर्चा किया, जिसमें ये तय हुआ कि तुरंत जो 3 एक्ट्स जो लाए मोदी सरकार, उसको वापस लेना है. दूसरा, यहाँ केसीआर ने क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, उससे पहले बड़े बड़े बातें बोले, यहाँ से दिल्ली चले गए, मोदी से मिले, अमित शाह से मिले, आने के बाद वो 3 जो के पास जो पिछले करीब 50 दिनों से किसानों का जो संघर्ष चल रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कानूनों के बारे में इसको वापस लेने की मांग लेकर इस डिमांड की को पूरी तरह से तायद करने के लिए तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तरफ से भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं. कल सीएलपी की तरफ से एक दिन का धरना हुआ था. आज तेलंगाना किसान कांग्रेस के तरफ से हमने एक राउंड टेबल मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया है. हम पूरी तरह से किसानों के साथ रहेंगे. उनके जो मांगे हैं बिल्कुल सही मांगे हैं, और मोदी सरकार जिस तरह से बड़े कॉरपोरेशंस को, बड़े व्यापारियों की मदद करने के लिए किसानों के साथ अन्याय कर रही है. राजगोपाल रेड्डी. कांग्रेस उपने असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने फिर एक मरतबा पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान के गलत फैसलों की वजह से तेलंगाना में कांग्रेस कमजोर हो रही है.
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से कांग्रेस हाईकमान ने गलत फैसले लेने शुरू किए थे। तेलंगाना रियासत का पहला पीसी सदर के इंतखाब से लेकर अब तक जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उससे रियासत में पार्टी कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले को मजाक-ए-खैज करार दिया, जिसमें कहा गया कि नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के बाद पीसीसी के नए सदर का ऐलान किया जाएगा। कोमटिरेड्डी राजगोपाल ने कहा कि ज़मीनी इंतखाब से पीसीसी सदर के ऐलान को जोड़ना गलत बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान अपने तौर पर फैसले लेने के मौक़िफ़ में नहीं है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के कायदीन को पार्टी इंचार्ज मुकर्रर किया जा रहा है, उन्हें तेलंगाना की सियासत का इल्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम है और सख्त मेहनत और जद्दोजहद करने वाले और जान देने वाले कारकुन मौजूद हैं। उनकी खिदमत हासिल करते हुए कांग्रेस को ताकतवर बनाया जा सकता है। कांग्रेस हाईकमान को चाहिए कि वो पार्टी के लिए सख्त मेहनत करने वालों की हौसला अफजाई करे। रियासती बीजेपी के सरबराह बंडी संजय ने हुक्मरां जमात टीआरएस के खिलाफ सनसनीखेज रिमार्क्स किए। उन्होंने दावा किया कि काबीना में जगह न मिलने पर हुक्मरां जमात के 3 अरकान असेंबली अपनी खुद की पार्टी कायम करने का मंसूबा रखते हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हाल ही में यशोदा हॉस्पिटल आमद का हवाला देते हुए उन्होंने तमस्कुर उड़ाया कि अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पर केटीआर को आगे बढ़ाने के लिए क्या चीफ मिनिस्टर को खराबी सेहत की वजह बताना जरूरी था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि काबीना में जगह पाने के लिए हुक्मरां जमात में झगड़े चल रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली हुक्मरां जमात का दाखिली मामला है। बेटे, बेटी या फिर भतीजे को रियासत का अगला चीफ मिनिस्टर बनाना चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। ताहम रियासत में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के लिए खराबी सेहत की वजह बयान करना मुनासिब नहीं है। बाज़ कायदीन की बीजेपी में शमूलियत का रियासती पार्टी के हेडक्वार्टर्स में खैर मकदम करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस सरबराह केसीआर रियासत का अगला चीफ मिनिस्टर दलित लीडर को बनाते तो ये कायदीन खुश रहते। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि सीएमओ सिर्फ कमीशन हासिल करने के लिए ही काम कर रहा है। रियासत के सर्कल इंस्पेक्टर से भी कमीशन वसूल किया जा रहा है। ఓకే సార్ నెక్స్ట్ దుర్గపల్లి మండల్ ఎక్స్ జెడ్పీటీసీ గట్టి నరేందర్ గారు. లేటెస్ట్ విషయం అంటే ఇది ఎవరు చేస్తారు? ముఖ్యమంత్రి చేస్తాడు. మళ్ళా కొడుకు పిలిచి అరే బిడ్డ కాదు మళ్ళీ వేరే పార్టీ పెడతారా, మన ప్రభుత్వం పోతారా, నువ్వు అత్తుకొని లాగని మళ్ళీ ఆపుతాడు. అట్లా అంతకుముందు సంతోష పేరు పాపిండు, ఇప్పుడు వేసిండు ఎమ్మెల్యేల పేరు పాపుతాడు. సపరేట్ పార్టీ పెడతాడట. సపరేట్ పార్టీ పెడతాడు. బీజేపీ రేటు వేరే ఉన్నాడన్న. ఇది మాకు సంబంధం లేదు. అంటే బీజేపీ రేటు కొంతమంది సపరేట్ పార్టీ పెట్టడం కూడా ఎమ్మెల్యే ఆలోచిస్తారంటే ఇంత వ్యతిరేకతను ఒకసారి ఆలోచించండి. నేను మొన్న ఎప్పుడైనా సీఎం గారు నిండు నూరేళ్ళు आयुर आरोग्यालతో ఇంకా అష్టైశ్వర్యాలతో करप्शन चल रहा है। इसके बारे में हम एक कोरोना को वैक्सीन अभी निकल गया है। ये करप्शन निकालने के लिए भी एक वैक्सीन जनता, तेलंगाना का जनता ये इसको फाइंड आउट किया है। इसको हम यूज़ करेंगे। जहां यूज़ किया दुब्बाका में, मगर वहां टीआरएस चले गया। हैदराबाद में यूज़ किया, चले गया। अगले ये सीएम ऑफिस से भी कुछ गड़बड़ चल रहे। बहुत लोग बोल रहे हमारे को सीएम ऑफिस से फ़ोन आ गया बोल के ये बदनाम कर रहे, मगर ये सही है, ये झूठ है। ये आपका नाम सर? डॉक्टर गुड़ीपाटी उपेंद्र रेड्डी, एरिया तुर्कापल्ली मंडल, वेलपल्ली विलेज। तेलुगु में बोलना, हिंदी बोलना? आज हमारे मंडल में 12 गांव से पूरे की पर्सन्स हर गांव में यहाँ पर आके बहुत दिन से बीजेपी। बिजली का झटका लगने से 2 खानदानों के 4 अफराद की मौत हो गई। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के आमंगल इलाके में पेश आए इस वाक़े में मरने वालों की शिनाख्त सत्या राधा लिंगैया लच्छम्मा के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक सत्या राधा जोड़ा अपने मकान में कपड़े सुखा रहे थे कि उनको बिजली का झटका लगा, जिसके नतीजे में वो गिर गए। उनको बचाने की कोशिश लिंगैया लच्छम्मा ने की, ताहम उनको भी बिजली का झटका लग गया, जिसके नतीजे में ये चारों मौके पर ही हलाक हो गए। इस वाक़े के साथ ही इलाके में गम का माहौल देखा गया। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने इस वाक़े में फौत होने वाले चारों अफराद के वर्सा को फीकस 15 लाख रुपए मुआवजा दिलवाने का ऐलान किया है।
రెండు జంటలు ఇద్దరు భార్య భర్తలు చనిపోవడం చాలా దురదృష్టకరం, చాలా విచారకరం. ఒక చిన్న కరెంట్ షాక్, అన్నీ బాగానే ఉన్నా ఎక్కడో చిన్న వైర్ లీక్ అయి రెండు కుటుంబాలు మరి ఈరోజు వాళ్ళిద్దరూ కూడా చనిపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही. देखते रहिए INN चैनल.